सभी प्यारे बच्चों का हमारे YouTube चैनल स्वास्तिक मैथमेटिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि कल मैंने आपको एक 2024 HB सेट को प्यारे बच्चों कंप्लीट करवाया था। मैंने आपको 20 क्वेश्चन जो HB सेट के 2024 के MCQ टाइप के क्वेश्चन थे वो प्यारे बच्चों मैंने आपको कराए थे। आज मैं आपको HW जो सेट है उसके MCQ टाइप के क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका कि लासा दिया गया है 12 और 21 का, हमको कितना 84 दिया गया है। एक संख्या 12 है, एक संख्या 21 है, इसका हमें लासा दिया गया है। और वही दो जो संख्याएं हैं 12 और 21 उनका हमसे क्या पूछ रहा है, मासा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मासा पूछ रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, कैसे करेंगे इसको कंप्लीट देखिएगा ध्यान से। कह रहा है लासा किसका, 12 और 21 का। तो एक संख्या कौन है, 12 है, एक संख्या कौन है, 12 है। दूसरी संख्या कौन है, दूसरी संख्या कौन है, 21 है। इनका देखिए 12 और 21 दो संख्याएं हैं। पहली संख्या कौन है, 12, दूसरी संख्या कौन है, 21। उनका लासा कितना है, 84 है। लासा कितना है, 84। तो उनका लासा आपको क्या दिया गया है, 84 दिया गया है। ठीक है, आपसे कह रहा है इसी 12 और 21 जो दो संख्याएं हैं इनका आपसे क्या पूछ रहा है, मासा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों, मासा पूछ रहा है। तो मासा बराबर क्वेश्चन मार्क। तो क्या करना है वो बड़ा ध्यान से सुनिएगा। आपसे मासा पूछा गया है तो कैसे आप निकालेंगे मासा, कहेंगे एक संख्या, देखिए एक संख्या, दूसरी संख्या, मासा और लासा में अगर तीन बातें दी जाएं, चौथी बात अगर आपसे पूछे तो आप कहेंगे एक संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा, मासा गुणे लासा। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक संख्या कितनी है, 12 गुणे दूसरी संख्या कितनी है, 21 बराबर मासा हमें ज्ञात करना है और लासा हमको दिया गया है कितना, 84। तो फाइनली हमको निकालना क्या है, मासा निकालना है। तो हम देख रहे हैं मासा के गुणा में क्या है, 84 है, जो कि दूसरी तरफ कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। ठीक है, तो 84 गुणा से भाग में चले गए। अब 21 के पहाड़े से कैंसिल हो जाएगा, 21 से कम 21, 21 चक्कू 84, 4 से इसको कैंसिल कर देंगे, 4 तिहाई 12, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12। तो फाइनली इनका हमको मासा कितना मिल गया, 3 एकम 3। तो फाइनली मासा आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कह रहा है एक बक्से में 6 नीले, 4 सफ़ेद और 8 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है तो इसके नीले रंग का होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो चलिए देखिए, पढ़ते हैं एक एक पॉइंट को और इसको पूरा कंप्लीट करते हैं। कैसे इसको सॉल्व करेंगे। एक बक्से में 6 नीले कंचे हैं, कितने, 6। तो कहेंगे नीले कंचे बराबर 6। सफ़ेद कंचे कितने हैं, 4। तो कहेंगे सफ़ेद कंचे बराबर 4। लाल कंचे कितने हैं, 8। लाल कंचे बराबर 8। देख लीजिए नीले कितने हैं, 6, सफ़ेद कितने हैं, 4 और लाल कितने हैं, 8। फाइनली उस बक्से में कुल कंचे कितने होंगे वो चेक कर लेते हैं। हम सभी को जोड़ लेंगे। कुल कंचे 6, 4, 10 और 8 कितने हो गए प्यारे बच्चों, 18। कुल कंचे कितने हो गए, 18। अब क्या कह रहा है, यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है तो इसके नीले रंग का होने की प्रायिकता, किसकी प्रायिकता पूछ रहा है, नीले रंग का। तो कहेंगे निकाले गए एक कंचे के, निकाले गए एक कंचे के नीले रंग का कंचा, नीले रंग का कंचा होने की प्रायिकता। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। बताइए प्रायिकता, कुल संभव परिणाम बताइए। कुल गेंदें कितनी है, कुल कंचे कितने हैं, 18। वो आपके हर में आ जाएंगे। निकाले गए एक कंचे के नीले रंग का कंचा होने की प्रायिकता, तो कुल कंचे कितने, 18, वो हम लिख देंगे हर में। और
किसकी पूछ रहा है, नीले रंग का कंचा, तो नीले रंग के कंचे हैं कितने, 6, तो कहेंगे 6/18। कैंसिल हो रहा है, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिहाई 18। फाइनली कितना आ गया, 1/3 आ गया, और विकल्प सी आपका राइट हो गया। कह रहा है किसी बारंबारता बंटन के बहुलक तथा माध्यक क्रमशः 42 और 38.1 हैं, इसका माध्य होगा। तो चलिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, बड़ा ध्यान से देखना। किसी बारंबारता बंटन के बहुलक तथा माध्यक, तो देखिए आपको क्या दिया गया है, बहुलक तथा माध्यक। तो बहुलक पहले लिखा है, तो पहले कितना लिखा है 42, फिर माध्यक लिखा है, तो माध्यक कितना है 38.1। देख लीजिए बहुलक दिया है, माध्यक दिया है, ठीक है 38.1, ठीक है। तो पहले क्या दिया गया है बहुलक, तो पहले क्या लिखा है 42, तो बहुलक हो जाएगा 42। फिर क्या लिखा है माध्यक, तो माध्यक कितना हो जाएगा 38.1। और क्या पूछ रहा है, माध्य पूछ रहा है। तो माध्य, माध्यक और बहुलक में संबंध होता है, सुन लीजिए ध्यान से। बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक ऋण 2 गुणे माध्य, ये याद कर लीजिए। माध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध होता है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक ऋण 2 गुणे माध्य। तो बहुलक कितना है 42 बराबर 3 गुणे माध्यक कितना है 38.1 ऋण 2 गुणे माध्य हमें पता करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 बराबर, ठीक है 3 का गुणा कर देंगे, 3 एकम 3, 3 अठे 24, 3 एकम 3, 3 अठे 24 की 4 हासिल लगी 2, 3 त्रिका 9 और 2 कितने हो गए 11। और फाइनली कितने के बाद दशमलव लग जाएगा 1 के बाद, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ऋण 2 गुणे माध्य, ठीक है। अब 42 ऋण के 2 माध्य जो हैं, 2 माध्य जो है वो किसके हैं, ऋण के हैं। हम पक्षांतर कर लाएंगे, वो किसके हो जाएंगे, धन के। तो 2 गुणे माध्य बराबर 114.3 की तरफ ये इधर उठाया, और 114.3 की तरफ धन 42 ले आए, ऋण 42 हो गया। अब 42 में कहीं दशमलव नहीं है, तो इकाई से पहले दशमलव लगा के, यहाँ दशमलव से पहले दशमलव के बाद एक स्थान है, तो यहाँ दशमलव का के बाद एक स्थान 0 को हम बढ़ा लेंगे। बढ़ेंगे आगे, तो 2 गुणे माध्य बराबर, बताइए 3 में से कुछ नहीं घटेंगे 3, दशमलव के नीचे दशमलव, 4 में से 2 गए 2, और 11 में से 4 गए, कितने बचे 7। फाइनली माध्य बराबर जब हम निकालेंगे तो 2 गुणा से कहाँ चले जाएंगे, भाग में चले जाएंगे, 72.3/2। 2 से भाग लगा देंगे, 2 तिहाई 6, कितना बचा 1, 1 पे 2 12, 2 छिंग 12, ठीक है। दशमलव लगाएंगे, 2 एकम 2, कितना बचेगा 1, दशमलव लगाए 0 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 10, 2 पंचे 10। तो फाइनली 36.15 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट करके बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है वर्ग अंतराल 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 की बारंबारताएं क्रमशः 7, 11, 15, 18 और 9 है। तो कह रहा है उपर्युक्त बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग होगा। आपसे पूछ रहा है कि इसका बहुलक वर्ग क्या होगा। तो सभी को मैंने बताया था, आपको क्या चेक करना है, सबसे बड़ी बारंबारता चेक करना है। यहाँ देखो कितना है 7 है, यहाँ कितना है 11 है, यहाँ 15 है, यहाँ 18 है, यहाँ कितना है 9 है। तो सबसे बड़ी बारंबारता ढूंढेंगे, तो सबसे बड़ी बारंबारता कितनी है 18। तो 18 का जो वर्ग है, 18 का जो वर्ग है 15 से 20, 15 से 20 वही आपका क्या कहलाएगा, ठीक है। 18 का जो वर्ग है 15 से 20, 15 से 20 सबसे बड़ी बारंबारता को ढूंढेंगे, उसका जो वर्ग होगा वही बहुलक वर्ग कहलाएगा। तो 15 से 20 जो है वो आपका क्या कहलाएगा, बहुलक वर्ग कहलाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी बारंबारता कितनी है 18, 18 वाला वर्ग कितना है 15 से 20, तो यही आपका क्या कहलाएगा, बहुलक वर्ग कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता। तो चलिए सभी प्यारे बच्चों एक बात को समझ लीजिए, तस्वीर वाला पत्ता कहें,
फेस कार्ड कहें, चित्र वाला पत्ता कहें, सब एक ही बात है, ठीक है ना। तो वो किसी भी प्रकार से आपसे पूछ सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। कह रहा 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता। मैं आपको बता दूं, बेगम, गुलाम और जो बादशाह है, ये आपके तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। बेगम, गुलाम और बादशाह तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। और तस्वीर वाले पत्ते आपके जो गड्डी में होते हैं वो कितने होते हैं? टोटल 12 होते हैं। आपसे ये नहीं कह रहा लाल रंग का तस्वीर वाला, आपसे ये नहीं कह रहा पान का तस्वीर वाला, आपसे ये नहीं कह रहा हुक्म का तस्वीर वाला, आपसे ये नहीं कह रहा चिड़ी का तस्वीर वाला, या आपसे ये नहीं कह रहा ईंट का तस्वीर वाला पत्ता। नहीं, वो कह रहा है तस्वीर वाला पत्ता। देखिए, एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता। तो चलिए मैं आपको बता दूं, एक गड्डी में 52 पत्ते होते हैं जिनमें से 12 पत्ते तस्वीर वाला होते हैं, तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। तो आप कहेंगे तस्वीर वाले पत्ते के होने की प्रायिकता। निकाले गए एक पत्ते के तस्वीर वाले पत्ते होने की प्रायिकता। निकाले गए एक पत्ते के तस्वीर वाले पत्ते होने की प्रायिकता। तो बताइए कुल पत्ते कितने हैं? 52। और मैंने बताया एक गड्डी में तस्वीर वाले जो पत्ते होते हैं वो प्यारे बच्चों कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो फाइनली 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12। फाइनली कितना आंसर आ गया? 3/13। चेक कर लीजिए, ठीक है ना। तो फाइनली कुल पत्ते हैं 52 और तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं? 12। अगर आपसे कोई कहता लाल रंग का तस्वीर वाला तो लाल रंग के होते 6। अगर कोई कहता काले रंग के तस्वीर वाले तो काले रंग के भी होते 6। अगर कोई कहता चिड़ी का तस्वीर वाला, चिड़ी के तस्वीर वाले होते 3। पान के तस्वीर वाले होते 3। हुक्म के तस्वीर वाले होते 3। और ईंट के तस्वीर वाले होते कितने? 3। तो ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 6। क्या है प्रश्न संख्या 6? एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का अंतर। याद रखिएगा, अगर एक परमेय संख्या है और एक अपरमेय संख्या है तो परमेय और अपरमेय संख्या का जो अंतर होता है वो हमेशा अपरमेय ही रहता है, ठीक है। तो देखिए इसका हल कैसे लिखेंगे आप? एक परमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर पूछ रहा है। अंतर का मतलब घटाना, ठीक है, ठीक है। तो हमेशा ये क्या होगा? सदैव सदैव अपरिमेय होगा, सदैव अपरिमेय होगा, सदैव अपरिमेय होगा। याद रखिएगा, जब परिमेय में से अपरिमेय घटे, ठीक है, तो सदैव कैसा रहेगा? अपरिमेय ही रहेगा, ठीक है ना। जैसे कोई भी परमेय हमने ले लिया 1, अपरमेय ले लिया वर्गमूल 2, उसको घटाइए तो ये सदैव कैसा रहेगा? अपरमेय ही रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी एक परमेय संख्या है? आपको बताना है जो निम्नलिखित संख्याएं हैं उनमें से कौन सी एक परमेय संख्या है। तो चलिए देखिए, सभी को मालूम है वर्गमूल 3 अपरमेय है और वर्गमूल 5 भी एक अपरमेय है। तो अपरमेय संख्या में कोई दूसरी अपरमेय से भाग लगेगा तो ये सदैव अपरमेय ही रहता है। सदैव अपरमेय ही रहता है, ठीक है। पहला विकल्प था ये, सदैव अपरमेय ही रहता है। दूसरा देखिए, वर्गमूल 2 में वर्गमूल 7 का जब गुणा होगा तो ये भी देखो अपरमेय है, ये भी देखो अपरमेय है। और अलग अलग अपरमेय संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो भी आपका अपरमेय होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे।
तीसरा विकल्प देखिए, वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 7 और वर्गमूल 5 ऋण वर्गमूल 7। देख लीजिए, एक बार वही संख्या एक ब्रैकेट में धन करके है, एक बार वही संख्या एक ब्रैकेट में ऋण करके है, तो यहाँ पर वर्गांतर लग जाएगा। ऋण के हिसाब से ऋण वाले में पहले कौन है, वर्गमूल 5 है, उसका वर्ग कर देंगे, ऋण का चिन्ह लगा देंगे। फिर ऋण वाले में कौन है, वर्गमूल 7 है, उसका वर्ग कर देंगे। तो फाइनली वर्गमूल 5 का जब वर्ग होगा तो 5, ऋण वर्गमूल 7 का जब वर्ग होगा तो 7। फाइनली कितना आ जाएगा, ऋण के 2 आ जाएगा। तो सभी को मालूम है ऋण 2, इसके बटे हम 1 लिख सकते हैं, जहाँ p पूर्णांक है, q पूर्णांक है और q 0 नहीं है। तो ये आपकी जो संख्या है वो परमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी, परमेय संख्या होगी। तो फाइनली जो विकल्प सी है वो आपका राइट हो जाएगा, विकल्प सी राइट हो जाएगा। और वर्गमूल 12 सभी को मालूम है कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है a कॉमा बी और b कॉमा ऋण a के बीच की दूरी। तो चलिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, वर्गमूल। ठीक है, ये आपका x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है। तो x2 को हम ऐसे ही रखेंगे, x2 को हम ऐसे ही रखेंगे, x1 का चिन्ह बदल देंगे का होल स्क्वायर धन y2 को हम ऐसे ही रखेंगे और y1 का चिन्ह बदल देंगे का होल स्क्वायर। देखते जाइएगा प्यारे बच्चों, यहाँ तो b ऋण a का होल वर्ग लग रहा है, तो पहले b का वर्ग, फिर a का वर्ग, फिर ऋण 2 गुणा b गुणा a, या a गुणा b, एक ही बात है, गुणा में लिखे हैं। ठीक है, धन का चिन्ह लगाएंगे और जैसे आप a धन b का होल वर्ग खोलते हैं ना, उसी प्रकार से ऋण a ऋण b का भी होल वर्ग खुलेगा। a धन b का होल वर्ग आता है a वर्ग धन b वर्ग धन 2ab, तो इसी प्रकार से ऋण a ऋण b का भी होल वर्ग आएगा a वर्ग धन b वर्ग धन 2ab। देखिए धन 2ab, ऋण 2ab कट जाएंगे, तो एक a वर्ग कितना हो जाएगा, 2a वर्ग, एक b वर्ग कितना हो जाएगा, 2b वर्ग, वर्गमूल 2 ले लेंगे कॉमन, तो बन जाएगा a वर्ग धन b वर्ग। चेक कर लीजिए, देख लीजिए, वर्गमूल के अंदर 2a वर्ग धन 2b वर्ग और विकल्प डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यहीं पर आंसर को कर दिया उसने, वर्गमूल के अंदर 2a वर्ग धन 2b वर्ग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्लास अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है, कह रहा है द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल पूछ रहा है। तो कैसे आप इसको हल करेंगे, द्विघात बहुपद के शून्यकों का क्या पूछ रहा है, योगफल। तो फार्मूला है, शून्यकों का योगफल होता है ऋण x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। चलिए ऋण को ऐसे ही रखेंगे। बताइए x का गुणांक कितना है, सभी को मालूम है x का गुणांक है ऋण 4, x का गुणांक कितना है, ऋण 4, और अपॉन में है x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक कितना है, धन 4। ऋण को हम अंश में भेज देंगे, ऋण ऋण का गुणा हो जाएगा धन 4/4, तो 4 से 4 कट जाएगा कितने बार, एक बार। तो फाइनली विकल्प ए आपका राइट हो जाएगा। देख लीजिए, समझ लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी हो कमेंट करिएगा। रैखिक समीकरणों में अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। रैखिक समीकरणों के एक युग्म x ऋण y बराबर 8 और दूसरा जो दिया गया है समीकरण 3x ऋण 3y बराबर 16 के हलों की संख्या पूछ रहा है। तो फाइनली पहला जो समीकरण था x ऋण y, धन 8 हम इधर उठा लाएंगे, पक्षांतर कर लाएंगे, ऋण 8 बराबर 0, एक नंबर हो जाएगा। इसके भी देखो बराबर 0 नहीं है, तो क्या करेंगे हम, धन 16 इधर उठा लाएंगे, 3x ऋण 3y धन 16 इधर ले आएंगे, ऋण 16 पक्षांतर कर लाएंगे, ऋण 16 हो जाएगा बराबर 0। समीकरण नंबर क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। चेक कर लीजिए, ठीक है। और जैसे ही आप इतना काम कर लेंगे कि इसके हलों की संख्या कितनी होगी कैसे पता चलेगा, हम
यहाँ पर अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 निकालेंगे। चलिए हम क्या कहेंगे, समीकरण 1 की A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा समीकरण 2 की A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करने पर, चलिए करने जा रहे हैं तुलना। तो बताइए पहले समीकरण की जब हम A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से तुलना करेंगे तो बताओ x के संग क्या होता है A1, यहाँ x के संग कितना है 1 धन का 1, y के संग क्या होता है B1, यहाँ y के संग कितना है ऋण 1, और जिसके संग x y नहीं होता है वो होता है C1, C1 कितना है ऋण के 8। आगे बढ़ेंगे, दूसरे समीकरण की तुलना A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करेंगे तो बताइए A2 का मान कितना आ गया धन 3, B2 का मान कितना आ गया ऋण 3 और C2 का मान क्या आ गया ऋण के 16। बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना। फाइनली अनुपात निकालेंगे A1/A2 1/3, फिर निकालेंगे हम B1/B2 कितना आया ऋण 1/3, ऋण से क्या कैंसिल हो गया ऋण, तो कितना आ गया 1/3। फिर हम निकालेंगे C1/C2 कितना आया ऋण 8/16, ऋण से ऋण कट जाएंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, फाइनली कितना आया 1/2। हमने क्या देखा, A1/A2 और B1/B2 तो बराबर आ रहे हैं, देख लीजिए बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं आ रहा है। तो आप कहेंगे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। इसलिए जब ऐसा होता है तो रेखाएं समांतर होती हैं, जब ये प्रतिबंध आता है तो रेखाएं समांतर होती हैं और समांतर रेखाओं में कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं। वो पूछ रहा है हलों की संख्या, तो आप कहेंगे कोई नहीं, इसलिए हलों की संख्या कोई नहीं आपका राइट हो जाएगा। देख लीजिए जब तीनों बराबर आ जाते तो अनंत हल होते, पहला दूसरा बराबर ना आता तो केवल एक हल होता, ठीक है। और अगर पहला दूसरा बराबर आ रहा है लेकिन तीसरा बराबर नहीं आ रहा है तो कोई हल नहीं होगा, हलों की संख्या कोई नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है यदि समीकरण x² ऋण kx ऋण 8 बराबर 0 का एक मूल 2 है, तो सभी को मालूम है जो एक मूल होता है वो प्यारे बच्चों x का मान होता है। तो दिया है आपको समीकरण x² माइनस के kx माइनस के 8 बराबर 0 का एक मूल 2 है। इसका मतलब x बराबर आपको क्या दिया गया है 2 दिया गया। सभी को मालूम है किसी द्विघात समीकरण को जब हम हल करते हैं तो उसमें x के 2 मान मिलते हैं, वही दोनों मान हमारे मूल कहलाते हैं। और अगर कोई कहे कि कोई प्रश्न ये कहे कि एक मूल है यानी वो x का मान है, उसमें उपस्थित जो चर है x उसका मान है, तो x बराबर 2, एक मूल 2 है यानी x का मान कितना है 2, ठीक है। समीकरण में रखने पर, समीकरण में रखने पर चलिए रख दीजिए x का मान कितना है 2, 2 का वर्ग ऋण के गुणा x का मान कितना है 2 ऋण 8 बराबर 0, तो 2 का वर्ग कितना हो गया 4 ऋण 2 के ऋण 8 बराबर 0, तो ऋण के 2 के ऐसे ही रहेगा, ऋण के बड़े हैं ऋण का चिन्ह आएगा, 4 ऋण 8 कितना आएगा ऋण के बड़े ऋण का चिन्ह, एक धन एक ऋण है तो घटेगा, 8 में से 4 गए 4 बराबर 0। तो ऋण के 2 के ऋण के 4 को पक्षांतर करेंगे धन का 4 हो जाएगा, के का मान आ जाएगा 4 और जो ऋण है यहाँ से हटेगा वो बट्टे के सामने चला जाएगा और 2 गुणा से चले जाएंगे भाग में, तो 2 दूनी 4, तो फाइनली आपको के का मान कितना मिल जाएगा ऋण 2। वही तो कह रहा है के का मान होगा, तो कितना आया के का मान ऋण 2। याद रखिएगा अगर कोई भी किसी द्विघात समीकरण का अगर आपको एक मूल दिया है तो उसमें जो जिस चर में वो द्विघात समीकरण है वो मूल उसका मान है, यानी वो x का मान है, ठीक है ना। तो चलिए x का मान है और वो x का मान जब आप द्विघात समीकरण पुट कर देंगे तो उसमें जो अज्ञात है k उसका प्यारे बच्चों आपको मान मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, कह रहा है समांतर श्रेणी AP
10,7,4, का आपसे 20वां पद पूछ रहा है। तो चलिए बड़ा ध्यान से देखना। एक समांतर श्रेणी दी गई है जिसका प्रथम पद a 10 हो गया, सारवंतर d, चलिए प्रथम पद 10, सारवंतर d क्या होगा, दूसरे पद को ज्यों का त्यों रखेंगे। सारवंतर जब निकालते हैं, डी जब निकालते हैं तो दूसरे पद को ज्यों का त्यों रखते हैं, पहले का हम चिन्ह बदल देते हैं। धन 10 का क्या हो गया, ऋण 10, तो फाइनली कितना आ गया, ऋण के 3 आ गया। तो हमारे पास ए है, हमारे पास डी है, और हमसे कौन सा पद पूछ रहा है, 20वां पद। 20वां पद का मतलब है ए 20। ए 20 अगर आपको निकालना है तो आप कहेंगे a + 19d। तो a का मान 10 + 19 गुणे d का मान कितना है, ऋण के 3 है। तो 10 को हम ऐसे ही रखेंगे, धन ऋण का गुणा ऋण, 19 3 कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। एक धन है एक ऋण है तो घटेगा, 57 में से 10 जाएंगे तो 47 बचेंगे, और 57 बड़े हैं ऋण के, तो किसका चिन्ह आएगा, ऋण का चिन्ह आएगा। फाइनली आपका विकल्प ए ऋण के 47 राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, ये देखिए एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला क्या है, वृत्त है, ठीक है। तो कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु किस पर, P पर स्पर्श रेखा खींची गई है, कौन, PQ। P पर एक स्पर्श रेखा PQ एक स्पर्श रेखा कौन हो गई, देखिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक क्या है, वृत्त है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला यह क्या है, एक वृत्त है, के बिंदु किस पर, वृत्त के बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से एक बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। देखो ये जो स्पर्श रेखा PQ है, केंद्र O से जाने वाली रेखा, केंद्र O से जाने वाली रेखा, केंद्र O से जाने वाली रेखा से Q पर, किस पर, Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर हो गया। तो कह रहा है PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। किसकी लंबाई पूछी है, PQ की लंबाई। एक बार फिर से समझ लीजिए, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, तो ये हो गया प्यारे बच्चों 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला क्या हो गया, ये वृत्त हो गया, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P, तो ये वृत्त हो गया, वृत्त का ये बिंदु P हो गया, P पर स्पर्श रेखा PQ हो गई, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा ये हो गई, से किस पर, Q पर इस प्रकार मिलती है। केंद्र O से जाने वाली रेखा PQ जो है वो केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से एक बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि जो OQ है वो कितना हो गया, OQ 12 सेंटीमीटर हो गया। तो आपसे कह रहा PQ की लंबाई बताइए। सभी को मालूम है ये क्या है प्यारे बच्चों, स्पर्शी है, तो कहेंगे स्पर्शी, स्पर्श बिंदु से जाने वाली, स्पर्शी स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर, स्पर्शी स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। देख लीजिए स्पर्शी स्पर्श बिंदु, ये देखिए ये स्पर्शी है, ये स्पर्श बिंदु है, से जाने वाली ये त्रिज्या है, इस पर ये क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। तो चलिए हम देख रहे हैं OPQ एक समकोण त्रिभुज हो गया, तो कहेंगे समकोण त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, क्योंकि दो भुजाएं हमको ज्ञात हैं, तीसरी भुजा में ज्ञात करनी है। तो बताइए 90 अंश के सामने की भुजा का वर्ग यानी 12 का वर्ग, शेष दोनों भुजाएं 10 का वर्ग, धन PQ का वर्ग। चलिए 12 का वर्ग 144, 10 का वर्ग 100, धन PQ वर्ग। तो 144 की तरफ धन 100 जाएंगे, ऋण 100 बराबर क्या बचेगा, PQ वर्ग। PQ वर्ग बराबर कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा, वर्ग हटेगा, वर्गमूल 44 हो जाएगा। 11 चौको 44 होता है, इसे ब्रेक कर देंगे 11 गुणे 4 में, 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा और 11 बना रहेगा अंदर। तो फाइनली 2 वर्गमूल 11 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर आ जाएगा, PQ की माप आ जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14
क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है यदि दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब है, देख लीजिए, दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 8 घन सेंटीमीटर है। एक घन ये है, देख लीजिएगा ध्यान से, एक घन ये है, एक घन ये है, कह रहा है दो घन है जिनमें प्रत्येक का आयतन 8 घन सेंटीमीटर है। चेक करिए, दो घन है जिनमें प्रत्येक का आयतन 8 घन सेंटीमीटर है। इस घन का भी आयतन 8 घन सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन कितना दिया गया, 8 घन सेंटीमीटर। इसका भी आयतन 8 घन सेंटीमीटर है, इसका भी आयतन 8 घन सेंटीमीटर है। लिखा हुआ है यदि दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 8 घन सेंटीमीटर है, इस घन का भी आयतन 8 घन सेंटीमीटर है और इस घन का भी आयतन 8 घन सेंटीमीटर है। घन का आयतन क्या होता है प्यारे बच्चों, भुजा क्यूब होता है। तो भुजा क्यूब बराबर 8, भुजा बराबर क्यूब हटेगा तो दूसरी तरफ क्या चढ़ जाएगा, क्यूब रूट चढ़ जाएगा। और 8 का क्यूब रूट कितना होता है, 2 सेंटीमीटर। तो फाइनली इस घन की प्रत्येक भुजा, देखिए भुजा कितनी आ गई, 2। तो चलिए जिस घन का आयतन 8 था उस घन की प्रत्येक भुजा कितनी हो गई, 2 2 2 2। चूंकि इसका भी आयतन 8 ही था तो इसकी भी प्रत्येक भुजा कितनी हो गई, 2 2 और 2। क्या कह रहा है, आगे बढ़ते हैं कि संलग्न फलकों के सिरों को से दूसरा सिरा जोड़ दिया जाता है। जो संलग्न फलक हैं इनको प्यारे बच्चों क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया लाकर। और जोड़ने के बाद देखिए इस तरीके से जुड़ेगा, देख लीजिए इनको लाके हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। इनको हमने लाकर क्या कर दिया, जोड़ दिया। इनके संलग्न फलकों को हमने क्या कर दिया, ठीक है, एक सिरे से दूसरे सिरे को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो कह रहा है इससे प्राप्त जो घनाभ है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ये आपको बताना है। इससे प्राप्त जो घनाभ है, तो ये घनाभ प्राप्त हो गया। देखिए दो घन थे जिनको जोड़ दिया गया, तो दो ये थी, दो ये थी, ठीक है, और ये आपकी दो थी ही, ऊंचाई भी आपकी दो ही थी, चौड़ाई भी आपकी दो थी, ऊंचाई भी आपकी दो, लेकिन लंबाई बदल गई, 2 और 2 कितनी हो गई, 4। तो फाइनली जो घनाभ बना है, तो घनाभ की लंबाई L हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई वही रहेगी B 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई वही रहेगी H 2 सेंटीमीटर। चलिए बढ़ते हैं आगे, लगा दीजिए फार्मूला, क्या पूछ रहा है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। लगा दीजिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए ना तो आपसे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है, ना आपसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है, तो आपको पूरा पृष्ठ निकालना है। क्या निकालना है, पूरा पृष्ठ। लगाइए 2 ब्रैकेट LB धन BH धन HL। तो चलिए 2 ब्रैकेट, L का मान है 4, B कितना है 2, B का मान 2, H का मान कितना है 2, H का मान कितना है 2, L का मान कितना है 4। तो चलिए 2 ब्रैकेट 4 दूनी 8 धन 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो फाइनली 2 ब्रैकेट का मीस गुणा 8 और 8 16 और 4 कितने हो गए 20, और 20 दूनी कितने हो गए 40। और चूंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो ये आपका वर्ग मात्रक होगा, और मात्रक क्या है, सेंटीमीटर है। तो 40 वर्ग सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अब हम आगे। कह रहा है यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया गया, देख लीजिए 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक जो वृत्त है, ये जो वृत्त है इसके हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया गया है। चेक कर लीजिए, ये जो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है इसके हमें त्रिज्यखंड का क्या पूछ रहा है, दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है। तो आपको दिया गया है त्रिज्यखंड का
क्षेत्रफल दिया गया है 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो चलिए ठीक है। और त्रिज्यखंड का आपसे कोण पूछ रहा है। मान लिया त्रिज्यखंड का कोण थीटा है, कह देंगे माना त्रिज्यखंड का कोण थीटा है। तो लगा दीजिए त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है उसको पुट कर दीजिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, चलिए कोण दिए होने पर, त्रिज्या दिए होने पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश। चलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है 154 बराबर पाई का मान 22/7, आर का मान 14 गुणे 14, चूँकि आर पे घात 2 है तो आर का 2 बार गुणा हो जाएगा। थीटा हमें पता नहीं, यही तो हमको ज्ञात करना है, त्रिज्यखंड का कोण ही तो हमें निकालना है। बटे में क्या चल रहा है 360। चलिए आगे बढ़ते हैं। थीटा का मान निकालना है तो थीटा के 360 और 7 कहाँ है, भाग में है, दूसरी तरफ कहाँ चले जाएंगे, गुणा में चले जाएंगे। 154 गुणे 7 गुणे 360 और 22 गुणे 14 गुणे 14 जो कि गुणा में है वो कहाँ चले जाएंगे, भाग में चले जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। 22 एकम 22, 22 सत्ते कितना होगा 154, 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, 7 से काटेंगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 से कैंसिल करेंगे 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 0 0, 2 से कैंसिल करेंगे 2 निम 18, 2 0 0। फाइनली थीटा का मान कितना आ गया 90 अंश आ गया। विकल्प बी आपका प्यारे बच्चों राइट हो गया। देख लीजिए, समझ लीजिए, कोई भी दिक्कत परेशानी हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16। क्या है क्वेश्चन नंबर 16? कह रहा है 2 sin 30 डिग्री cos 30 डिग्री का मान होगा। तो 2 sin 30 अंश cos 30 अंश का मान होगा। देखिए 2 sin 30 अंश और cos 30 अंश के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई साइन होगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो 2 इंटू साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 इंटू cos 30 अंश का मान होता है वर्गमूल 3/2। देख लीजिए 2 से क्या कट जाएंगे, 2 कट जाएंगे। तो फाइनली बचा हुआ क्या बचेगा, वर्गमूल 3/2 और विकल्प डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी हो कमेंट करके बताइए। ठीक है, वर्गमूल 3/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि मीन्स दिया है, क्या दिया है चेक करिए। साइन थीटा का मान क्या दिया गया है 3/4 दिया गया है। तो आपसे टेन थीटा का मान पूछ रहा है। तो सभी को मालूम है ये साइन है, यानी ये क्या है, साइन अगर दिया है तो ये क्या है, लंब है, और ये क्या है, कर्ण है। क्योंकि साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो फाइनली लंब 3 है, कर्ण 4 है। पाइथागोरस प्रमेय अगर हम लगाएंगे तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग होता है। कर्ण कितना है 4, 4 का वर्ग, लंब कितना है 3, 3 का वर्ग धन के आधार वर्ग। 4 का वर्ग 16 बराबर 3 का वर्ग 9 धन आधार वर्ग। हम देख रहे हैं आधार वर्ग पॉजिटिव है, यहीं रहने देंगे। 16 की तरफ धन 9 ले जाएंगे, ऋण 9 हो जाएंगे। तो आधार वर्ग बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। वर्ग हटेगा तो वर्गमूल 7 हो गया। देख लीजिए कर्ण और लंब हमें मालूम थे, जिसकी सहायता से हमने क्या निकाल लिया, आधार निकाल लिया। और जैसे ही आधार निकाल लिया, अब हमसे पूछा क्या, टेन थीटा पूछा है। तो हम कह देंगे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। टेन होता क्या है, लंब बटे आधार। तो बताइए लंब कितना है, लंब है आपका 3 और आधार कितना है, वर्गमूल 7। तो फाइनली 3/वर्गमूल 7 जो कि विकल्प आपका ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18। अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोशेक ए प्लस कॉट ए दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस कॉस ए कह रहा है का मान होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। कोशेक क्या है, कोशेक होता है, सभी को हम पूरे जो भी प्रश्न है इसको हम साइन और कॉस में ब्रेक कर लेते हैं। किस में ब्रेक कर लेते हैं, साइन और कॉस में। तो कोशेक होता है प्यारे बच्चों 1/, साइन, और कॉट को जब हम साइन कॉस में ब्रेक करेंगे तो कॉट जो होता है वो होता है कॉस ए बाई साइन ए। चेक कर लीजिए दूसरे ब्रैकेट में क्या चल रहा है,
1 माइनस कॉस ए। देख लीजिए, कॉसेक होता है 1/sin, कॉट होता है cos y sin, ठीक है, और बीच में इसके धन का चिन्ह है, दूसरे ब्रैकेट में ये तो पहले ही से कॉस है। तो जब भी कोई प्रश्न आपको दिया जाए और आप उसे सरल ना कर पा रहे हो, तो आपको सबसे अच्छा मेथड है कि आप पूरे प्रश्न को साइन और कॉस में चेंज कर लीजिए। कॉसेक को भी देखो हमने साइन बना लिया, कॉट को भी हमने साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लिया, और पूरा प्रश्न अब हमारा साइन कॉस में हो चुका है। तो अब हम बढ़ेंगे आगे। हम देख रहे हैं कि दो भिन्न हैं, इस ब्रैकेट के अंदर दो भिन्न हैं, उनके बीच में किसका चिन्ह है? धन का चिन्ह है। और जब दो भिन्नों के बीच में धन का चिन्ह होता है तो क्या लेते हैं? लासा। देखिए दोनों के हर समान है, एक बार लिख देंगे साइन ए, अंश को हम जोड़ देंगे 1 प्लस कॉस ए, और दूसरे ब्रैकेट में क्या चल रहा है? 1 माइनस कॉस ए। चलिए 1 माइनस कॉस ए का 1 प्लस कॉस ए में क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो हम देख रहे हैं एक बार वही संख्या धन करके है, एक बार वही संख्या ऋण करके है, तो माइनस वाले ब्रैकेट के हिसाब से वर्गांतर लगाया करिए। पहले कौन है? 1, माइनस वाले में तो 1 का वर्ग, फिर कौन है? कॉस ए, तो आप कहिए कॉस ए का वर्ग अपॉन साइन ए। 1 का वर्ग कितना हो गया? 1, ऋण कॉस का वर्ग कितना हो गया? कॉस वर्ग अपॉन साइन ए। बताइए, सभी को मालूम है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है? 1। ये सर्वसम का है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। और अगर एक की तरफ धन का कॉस स्क्वायर इधर आ गया, ऋण का कॉस स्क्वायर हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? साइन स्क्वायर ए। तो चलिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हम क्या बोलेंगे? साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। देख लीजिए, एक घात कट गई तो कितना बचा? साइन ए। तो फाइनली विकल्प डी आपका साइन ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 है। अगला प्रश्न है, तो कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे बड़ा ध्यान से देखिएगा। आपको दो सर्वसमकाएं मैंने बताई थी कि 1 प्लस टेन वर्ग जो होता है वो प्यारे बच्चों सेक वर्ग होता है, और जो 1 प्लस कॉट वर्ग होता है वो आपका कॉसेक वर्ग होता है। देख लीजिए, बट यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसा नहीं है। जो आपको ये प्रश्न दिया है यहाँ पर ऐसा नहीं है। 1 माइनस टेन वर्ग अपॉन 1 माइनस कॉट वर्ग है, चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है 1 माइनस टेन वर्ग अपॉन 1 माइनस कॉट वर्ग है। अगर 1 प्लस टेन वर्ग होता तो हम सेक वर्ग में ब्रेक कर देते, 1 प्लस टेन वर्ग को सेक पर लिख देते। 1 प्लस कॉट वर्ग होता तो हम उसको कॉसेक वर्ग लिख देते, लेकिन ये 1 माइनस टेन वर्ग है। अब अगर कुछ ना समझ में आ रहा हो तो सबसे अच्छा तरीका है पूरे प्रश्न को साइन कॉस में ब्रेक कर दो। करिए 1 माइनस टेन क्या होता है? साइन बाई कॉस, तो टेन वर्ग क्या हो जाएगा? साइन वर्ग बाई कॉस वर्ग अपॉन 1 माइनस कॉट होता क्या है? कॉस बाई साइन, तो कॉट वर्ग क्या हो जाएगा? कॉस वर्ग बाई साइन वर्ग। देखिए ध्यान से, अब हम देख रहे हैं इसके अपोन में है, कहीं इसके अपोन में है, ठीक है ना। तो कॉस स्क्वायर कहाँ जाएगा? 1 के पास, तो कॉस स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होल अपोन क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए। ऐसे अपोन में आएंगे, इसके अपोन में है, कहीं इसके अपोन में है, नहीं है, ठीक है। इसके तो अपोन में है, तो ये कहाँ जाएगा? 1 के पास, और जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए होल बाई साइन स्क्वायर ए। देखते जाइएगा, अगर हम अंश से क्या कॉमन ले लें? ऋण कॉमन ले लें, तो देखिए ये ब्रैकेट मैच करने लगेंगे। अभी देख लीजिए, संख्याएं तो मैच कर रही हैं लेकिन चिन्ह मैच नहीं कर रहे हैं। तो ऋण कॉमन ले लिया, तो ऋण का क्या बन गया? धन बन गया, धन का क्या बन गया? ऋण बन गया। अपॉन में क्या चल रहा है? कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। चेक करिए, अब जैसे ही माइनस कॉमन लिया, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया, सबसे नीचे का ऊपर, बीच का बीच में। तो माइनस को कर लेंगे, जो गुणा में है माइनस उसको अपॉन के सामने कर लेंगे, तो साइन स्क्वायर चला गया ऊपर और कॉस स्क्वायर आ गया नीचे। तो माइनस को ऐसे ही रहने देंगे। साइन बाई कॉस होता है 10, तो साइन वर्ग बाई कॉस वर्ग क्या हो जाएगा? 10 वर्ग हो जाएगा, और विकल्प बी आपका प्यारे बच्चों राइट हो जाएगा। तो देख लीजिए, समझ लीजिए, इस तरीके से आपको इसको करना है कंप्लीट, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन? जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस HW सेट का, 2024 HW सेट का ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए, मैंने आपको एक थेल्स प्रमेय बताई थी, चला चर्चा कर लेता हूँ क्या होती है थेल्स प्रमेय। देखिए,
आप लोगों ने पढ़ी हो तो अच्छी बात है, ना पढ़ी हो तो परेशान ना हो, ठीक है। अगर कोई त्रिभुज है ए बी सी, उस त्रिभुज ए बी सी की किसी भी भुजा के समांतर, चाहे बी सी के समांतर, चाहे ए बी के समांतर, चाहे ए सी के समांतर, कोई अगर लाइन खींची गई है, देख लीजिए, कोई अगर लाइन खींची गई है किसी भी भुजा के समांतर, चाहे बी सी के समांतर लाइन खींची हो, तो आप देखें ये जो लाइन खींची है वो किसके समांतर खींची है, बी सी के समांतर एक लाइन खींची है पी क्यू। तो जब किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई जो रेखा है वो अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु इन रेखा खंडों को समान अनुपात में बांट देते हैं। मतलब साफ है, जितना ए पी है उतना ही पी बी होगा। तो कहेंगे ए पी बटे पी बी बराबर जितना ए क्यू है उतना ही क्यू सी होगा, ठीक है। ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी। तो फाइनली थेल्स प्रमेय होती है, अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई जो रेखा है वो अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु जो हैं इन रेखा खंडों को या अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांट देते हैं। ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी। ऐसे ही आप इस त्रिभुज में आइए जो आपको दिया गया है, कह रहा है दिए गए चित्र में, ये आपको एक चित्र दिया गया है, एस टी पैरेलल है क्यू पी के। देख लीजिए ये जो एस टी है, ये वाली जो लाइन है एस टी, वो किसके पैरेलल है, क्यू पी के। देख लीजिए किसके पैरेलल है, क्यू पी के। मैंने अभी बताया अगर कोई रेखा किसी भी भुजा के समांतर है तो वो जो रेखा है वो अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर काटती है तो वे बिंदु इन रेखा खंडों को समान अनुपात में बांट देते हैं। यानी आर एस बटे एस क्यू थेल्स प्रमेय से आर एस बटे एस क्यू बराबर होगा आर टी बटे टी पी, आर टी बटे टी पी। तो आर एस कितना है 1.5 है, एस क्यू कितना है 3 है, आर टी हमें पता नहीं, यही हमें ज्ञात करना है, और टी पी हमें पता है कितना है 2.8 है। चलिए बढ़ते हैं आगे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, नीचे एक जीरो बढ़ा देंगे, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, ऊपर 10 का गुणा कर देंगे और 2 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 चक्को 8। तो फाइनली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 आर टी बराबर 14 एकम 14। तो आर टी को हम टी आर भी लिख सकते हैं, 14 10 गुणा से कहाँ चले गए भाग में, टी आर बराबर जब हम 10 से भाग लगाएंगे तो 10 एकम 10 कितना बचा 4, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 10 चक्को 40। तो फाइनली टी आर की ही माप हमसे पूछ रहा था, टी आर आ गया आपका 1.4। देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से, और कोई भी दिक्कत परेशानी हो कमेंट जरूर करिएगा प्यारे बच्चों, और पूरा वीडियो आप अंत तक देखें, अच्छे से समझें, कोई दिक्कत परेशानी हो कमेंट जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि।